अब देखिए आर्टिकल 26 क्लॉज डी जो फंडामेंटल राइट मैंने शुरू में कोट किया था, वो कहता है कि हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को राइट है टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन को ये राइट नहीं है कि वो लॉ के अगेंस्ट प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करे। ये लॉ पास हुआ है, अगर ये लॉ सही नहीं है तो इस लॉ को या तो स्ट्राइक डाउन कराया जाए, लेकिन इस लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी कोर्ट्स अपहोल्ड करती रही हैं। ये बात बार बार कही जा रही है कि साहब वो 10 करोड़ जो हिंदू टेम्पल से तमिलनाडु में लेके मस्जिद में दे दिया गया है, ये नामुमकिन है। इसलिए नामुमकिन है कि इस एक्ट के तहत जो हिंदू टेम्पल्स का या उनके मठ्स का पैसा है वो सिर्फ हिंदू रिलीजियस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो सकता है, हिंदू ऑर्फनेज के लिए इस्तेमाल हो सकता है, यूनिवर्सिटी या कॉलेज बनाया जा रहा है अगर हिंदूज के लिए, उसके लिए वो इस्तेमाल हो सकता है, या कोई और टेम्पल जिसके पास उतनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। तो ये ऐसा नहीं होता है कि हिंदू टेम्पल से लेके मुस्लिम मॉस्क या चर्च को दे दिया जाए। ये पैसा जा रहा है सीएम रिलीफ फंड में। सीएम रिलीफ फंड में और भी बहुत लोगों ने दिया है, मुसलमानों ने भी बहुत पैसा दिया है। अजीम प्रेम जी ने तो सबसे ज्यादा दिया है, रिलायंस ने तो उससे बहुत कम दिया है, और उसके बाद उन्होंने अपने एम्प्लॉइज से रिकवर कर रहे हैं, 50% सैलरी कम कर दी है। जो मुसलमान मिडिल ईस्ट में बिजनेसमैन हैं उन्होंने पीएम केयर्स में बहुत सा पैसा दिया है। तो सारा पैसा जब सीएम रिलीफ फंड में चला जाता है, उससे फिर दिया जा रहा है किसी को, अगर उस पर इतराज है ना दिया जाना चाहिए, मैं पहले बोल चुका हूं। अब ये जो टेम्पल है इसका टेक ओवर आसान नहीं है। नटराज टेम्पल को तो 70 साल से तमिलनाडु की गवर्नमेंट टेक ओवर करना चाह रही है, नहीं टेक ओवर कर पा रही। 2014 में सुब्रमण्यम स्वामी की पिटीशन में जस्टिस बोबडे, जस्टिस चौहान का डिसीजन आ गया और वो टेम्पल जो है चिदम्बरम में नहीं लिया जा सका। इसमें बिल्कुल क्लियर प्रोविजन दिया हुआ है कि अगर वहां पर कोई मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो उसका नोटिस दिया जाएगा, उसमें रीजंस लिखे जाएंगे, ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए जाएंगे, कोई भी ट्रस्टी ऑब्जेक्ट कर सकता है, कोई भी पर्सन जो एग्री फील करता है वो उस पर ऑब्जेक्ट कर सकता है, फिर इंक्वायरी होगी और उस सब के बाद जो है वो टेक ओवर होता है। उसके बाद भी कोई भी ट्रस्टी या कोई भी पर्सन जो है जिसमें जो एग्री फील कर रहा है उससे वो केस कर सकता है, फिर उसकी हाई कोर्ट में 90 दिन में अपील हो सकती है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई भी टेम्पल लिया जा सकता है। और मैंने आपको बता दिया कि ज़्यादातर टेम्पल सरकार के कंट्रोल में नहीं है, और हेरिडिटरी ट्रस्टीज जहां पे हैं वहां पे तो और मुश्किल है और ज्यादातर नहीं हो सकता। अब तिरुपति का मामला अलग था कि वहां पे वो जो हेरिडिटरी प्रीस्टहुड का मामला था उसको एबॉलिश कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड कर दिया। इसी तरह जो बजट होता है वो बजट भी टेम्पल के ट्रस्टीज बनाते हैं। मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ हिंदूज ट्रस्टीज हो सकते हैं, और वो एक प्रेस्क्राइब फॉर्म में जो कमिश्नर ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है वो प्रेस्क्राइब करता है, उसमें सारे हेड्स हैं। और फिर इसी तरह सेक्शन 92 में दिया हुआ है कि एनुअल कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का कितना होगा, और जो गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है वो 7% मैक्सिमम जा सकता है। वक्फ के मामले में कि वहां पे भी तकरीबन 6% जो है वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल को जानता है। सेक्शन 96 में आ जाइए कि जो इंडाउमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फंड है जो वाकई में वेस्ट करता है कमिश्नर में, उसमें क्या क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं, लोन्स हैं, एसेट्स हैं जो डेवलप किए हैं गवर्नमेंट ने सेक्शन 101 के तहत, प्राइवेट डोनेशंस हैं। देवासम फंड सेक्शन 97B, इसमें वही 13.5 लाख तमिलनाडु में जिसका मैंने जिक्र किया आर्टिकल 2090A के तहत। सरप्लस जो है उसका सेक्शन 112 के तहत सारे खर्चे निकालने के बाद जो पैसा बच जाए। ऑफरिंग्स जो हैं वो आती हैं, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट उसमें आता है, और अनस्पेंट सरप्लस। फिर 1991 के अमेंडमेंट में एक टेम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड बन गया जो बॉडी कॉरपोरेट है, और देखिए कितना इसको इंपॉर्टेंस दी है सरकार ने कि चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु का इसका चेयरपर्सन होगा, मिनिस्टर इंचार्ज जो होगा HRCE का वो होगा, सेक्रेटरी HRCE होगा, कमिश्नर होगा, और अदर मेंबर्स होंगे मैक्सिमम 18, सब के सब हिंदू होंगे। उसके बाद 2013 का अमेंडमेंट है जिसमें यह प्रेस्क्राइब कर दिया कि कोई नॉन हिंदू नॉन सिटीजन ट्रस्टी नहीं बन सकता।
सेक्शन 25A कहता है कि उसको फेथ इन गॉड होना चाहिए, ट्रस्टी को, उसकी गुड कंडक्ट एंड रेपुटेशन होनी चाहिए। इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये लॉ जो है, ये मिसमैनेजमेंट जो टेम्पल में होता है, और मैंने आपसे पहले भी कहा कि स्टेट के इन्वॉल्वमेंट के बाद बहुत सी फैसिलिटीज़ पिलग्रिम्स के लिए इम्प्रूव की हैं, टेम्पल के जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़े हैं। मैं ये भी कह चुका हूं कि कहीं कहीं सरकारी लोग भी करप्शन करते हैं और उन्होंने इन मामलात में भी ज़रूर करप्शन किया होगा। अब मैं आपको ज़रा सा वक्फ के बारे में बता दूं। अब वक्फ में रोज़ ऑफरिंग नहीं आ रही है। हिंदू टेम्पल्स में तो आप देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर और पॉलिटिशियंस जो हैं 5-5 करोड़ 15-15 करोड़ के ताज ज्वेल्स जो हैं वहां पे हीरे जवाहरात दे रहे हैं। ये वक्फ की पुरानी प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज से वक्फ बोर्ड डील करता है। लेकिन वक्फ में भी उसी वक्त रेगुलेशन शुरू हुआ। 1810 तक ब्रिटिश ने इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन मद्रास का कोड 1817 में आ गया वक्फ पे, बंगाल कोड 1810 में आ गया, 1864 में काजी एक्ट से काजी की पावर ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 में आ गया। इससे पहले रिलीजियस इंडाउमेंट एक्ट 1863 की जो लोकल कमेटी थी वो वक्फ की और औकाफ की भी जो है कस्टोडियन थी। यूपी वक्फ एक्ट 1936 में बन गया, दिल्ली वक्फ एक्ट 1943 में बन गया। आपको ताज्जुब होगा 1810 से लेके 2017 तक 1-2 नहीं 2 दर्जन 24 इनेक्टमेंट्स वक्फ पे बने हैं, और ये सारे इनेक्टमेंट्स बने हैं सरकार के कंट्रोल को बढ़ाने के लिए। W हंटर ने अपनी किताब इंडियन मुसलमान में लिखा है कि सरकार के 3 लाख रुपए की उस जमाने में आमदनी जो थी वक्फ से होती थी। दरगाह ख्वाजा एक्ट 1955 में बन गया। और मैं ज़रा सा सरकार के और वक्फ के मामले में कितना इन्वॉल्वमेंट है वो आपको बता दूं कि सरकार जो है मुतवल्ली जो है, जो मैनेजर है वक्फ का, उसको रिमूव कर सकती है। जो वक्फ बोर्ड हैं स्टेट्स में उन्हें डिसॉल्व कर सकती है, सुपरसीड कर सकती है। आपको मालूम है कि वक्फ प्रॉपर्टी को लैंड एक्विजिशन के तहत एक्वायर किया जा सकता है। बाबरी मस्जिद के केस में ही ये देखिए, ये सारा लैंड एक्वायर किया गया था और इस्माइल फारूकी में सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया था कि किसी भी मस्जिद को एक्वायर किया जा सकता है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है वो भी जो मिनिस्टर है माइनॉरिटी अफेयर्स का वो उसे हेड करता है। वक्फ के अकाउंट्स जो हैं वो ऑडिटर्स ऑडिट करते हैं जिनको सरकार ने अपॉइंट किया है। स्टेट वक्फ बोर्ड भी बहुत पावरफुल है, उसमें सरकार के नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, सरकार उसका चेयरमैन अपॉइंट करती है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोर्ड का जो है वो सरकार अपॉइंट करती है सेक्शन 23 के तहत, और वो एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होता है बोर्ड का। सेक्शन 96 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है कि वो डायरेक्शंस दे दें, प्रिंसिपल्स ले डाउन कर दें, वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कोई भी रिपोर्ट मंगा लें। सेक्शन 97 के तहत स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है। जो एनुअल रिपोर्ट है वक्फ के बारे में वो स्टेट की विधानसभा में जो है वो रखी जाती है, और वक्फ को बोर्ड को सुपरसीड करने की पावर मैं बता चुका हूं सेक्शन 99 में। वायरस की वबा के चलते मुल्क भर में दहशत फैली हुई है और रियासत कर्नाटका में भी यही परेशान हाल है, और इस सिलसिले में कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से औकाफ के बड़े इदारों को एक मकतूब, एक लेटर भेजा गया है वक्फ बोर्ड के CEO की जानिब से, ये अपील करते हुए कि ये इदारे वक्फ बोर्ड को बड़ी रकम जैसे 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख की रकम का मुतालबा किया गया है। और फिर मज़ीद ये कहा गया है कि इस रकम को चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में जमा किया जाएगा कि कोविड-19 के मामले को सही तौर पर एड्रेस कर सकें। इस ताल्लुक़ से रियासत के मुख्तलिफ जो समाजी कारकुनान हैं और दानिश्वर तबका है, कई सवालात इनके जहनों में उठे हुए हैं। इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए हमारे साथ हैं मारूफ समाजी कारकुन और RTI एक्टिविस्ट वज़ीर बेग साहब। फरमाइए सर, ये कैसे देखते हैं आप इस लेटर को जो CEO की जानिब से बड़े औकाफ़ी इदारों को दिया गया है? CEO की जानिब से 2 तारीख़ को, इस महीने की 2 तारीख़ को बड़े बड़े इदारों को एक लेटर जारी किया गया है। एक लेटर मेरे हाथ में है, वो लेटर जो तनवीर सेठ साहब को लिखा गया है, इसमें 50 लाख की गुजारिश की गई है। 50 लाख ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कनिंघम रोड,
में वाक़ बैंक में कर्नाटक वक्फ बोर्ड के अकाउंट में जमा कर दिया जाए और वो रकम हम चीफ मिनिस्टर के रिलीफ फंड में देने के लिए दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये लेटर वक्फ बोर्ड के लेटरहेड में है और वक्फ बोर्ड के बिना अप्रूवल के लेटर दिया गया करके मैं समझता हूँ। इस लेटर में इस सील का नदारत पाया जा रहा है और ये मनमानी तरीके से सीईओ ने जारी किया है करके मैं समझता हूँ। बात कंक्लूड करने में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हमको वाकई ये लगता है कि हिंदू टेम्पल्स को फ्री किया जाना चाहिए तो उसका बर्डन माइनॉरिटीज पे नहीं है। बीजेपी की सरकार है, आरएसएस इस सरकार में बहुत पावरफुल है, जरूर लॉ बनाएं, कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर है और हिंदू टेम्पल्स को फ्री कर दें। मैं बिल्कुल इस बात पे एग्री करता हूं कि हिंदू रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इंडाउमेंट्स हैं, बेहतर यही होगा कि उनको हिंदू रिलीजियस डिनोमिनेशंस ही चलाएं। लेकिन ये सब करने के बाद ये भी हमें समझ लेना चाहिए कि एज अ सेकुलर स्टेट फिर सरकार को किसी भी रिलीजन पर एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहिए। सरकार को फिर रिलीजियस मैटर्स से दूर हट जाना चाहिए। मैं बिल्कुल इस डिमांड के फेवर में हूं कि हिंदू टेम्पल्स को फ्री किया जाए, लेकिन फिर ओनस और जिम्मेदारी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास आएगी, क्योंकि राइट टू मेल एडमिनिस्टर ना माइनॉरिटी को है ना मेजॉरिटी को है।